जज, सरकारी वकील, डिफेंस का लॉयर, पुलिस वाले नए पुराने कानून में अगले 10 साल तक उलझे रहेंगे। क्या फायदा कर लिया अमित शाह ने? न्याय लिख देने से न्याय मिल जाता तो मैं न्याय लिखा हुआ शर्ट पहन के घूमता बाजार में। आप हटा दो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को और बिठा दो पंचायत, सरपंच को मुखिया बना दो भाई, सरपंच की सुप्रीम कोर्ट। हाजिर हो वकालत.com के पॉडकास्ट हाजिर हो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो वकील हैं वो अनोखे हैं और उनकी जो जर्नी रही है वो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहले ऐसे वकील होंगे जिन्होंने अपने वकील बनने से पहले किसी मंत्री को जूता मारा था, किसी मंत्री को फोन करके उनका रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दिया था, या थोड़े से समय में एक पार्टी में जुड़े और उस पार्टी को पूरी दुनिया में चर्चा में ला दिया था। गोपाल इटालिया, आपका स्वागत है वकालत के प्लेटफॉर्म हाजिर हो में। आप हमारे साथ हाजिर हुए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जनरली जाते नहीं हैं और आपने कहा कि मैं वकीलात क्यों कर रहा हूँ वो आप ही बताएंगे, क्योंकि एक साल पहले जब आपने डिक्लेयर किया कि मैं वकालत करने वाला हूँ तो लोगों को हुआ कि क्या पॉलिटिक्स छोड़ने वाले हो क्या आप? तो अब एक साल के बाद क्या अनुभव है आपका? ये अनुभव तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई टाइम स्लॉट में काम कर रहा हो कि एक साल बाद फिर 2 साल बाद फिर, ये तो कंटिन्यूस जर्नी है लाइफ की कि आप लाइफ में जब तक जिंदा रहोगे क्या करोगे और वो करते करते आपको क्या मिलेगा। तो मेरी जर्नी राजनीतिक है पिछले कई सालों से, और राजनीति का काम करते करते अनुभव बहुत अच्छा है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म में काम करने से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं पूरे देश भर में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपकी जानकारी दुरुस्त हो जाती है। और जहाँ तक बात है वकालत की, तो वो तो अभी ऐसा नहीं है, फॉर्मली तो मैं वकील जो बना पिछले 1 साल से, लेकिन ऐसे भी मेरा अदालतों को लेके, पुलिस स्टेशन को लेके अनुभव काफ़ी पुराना है। 2012 में पहली बार मैं पुलिस कांस्टेबल बना था, तो तब से लेके पुलिस स्टेशन और कोर्ट का अनुभव मेरा प्रत्यक्ष रूप से रहा है। तो वकील बनना एडिशनल बात है, कोर्टों में जाना, केसों में अपियर होना, वो अक्यूज्ड को कोर्ट में ले जाना, बेल एप्लीकेशन हियरिंग होती है उसको देखना, अपोज करना सरकार की ओर से बेल एप्लीकेशन, वो सब काम तो मैंने पुलिस में रहते हुए भी किया है और भी सरकारी नौकरी के दौरान किया है जी। मेरे ऊपर भी इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, तो मेरी खुद की बेल करवाने के लिए भी मैं कोर्ट में गया हूँ, वहां पर भी उस हियरिंग को भी देखा है। तो काफी अच्छा अनुभव है और इस अनुभव के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला केस कौन सा अपीयर हुए थे आप? पहला केस तो ये हमारे विधायक चैत्र भाई वसावा का केस था, वहीं पे अपीयर हो गया। वकील बनने के बाद विधायक हमारे आम आदमी पार्टी के हैं, उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा लगा दिया बीजेपी ने जी। और तब मैं बना ही था वकील, रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा, तो वहीं अपीयर हो गया। उनको पुलिस कस्टडी फाइल की पुलिस ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया चैत्र भाई वसावा को और उनकी वाइफ को और दूसरे अदर साथियों को जिनको पुलिस ने पकड़ा था। तो उनके पुलिस कस्टडी को मैंने अपोज किया और उनके बेल एप्लीकेशन को भी मैंने आर्ग्यू किया था वहां पे ट्रायल कोर्ट में, डेडियापाड़ा की कोर्ट में और राजपीपला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो वो पहला केस रहा, अच्छा रहा जी। तो अभी गोपाल भाई, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं केसेस को कि ये लेना है या नहीं लेना है, या नहीं? वो सिलेक्ट तो क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं फुल टाइम वकालत नहीं कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट करने का तो बात ही नहीं है जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी पदाधिकारी के ऊपर अगर झूठा मुकदमा लग जाता है या वो आम आदमी पार्टी में है, इसलिए उनकी कोई चीजों का गलत सलत इंटरप्रिटेशन करके उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है, तो मैं निश्चित रूप से उसमें इन्वॉल्व होके कोर्ट में जाना पड़े, चाहे पुलिस स्टेशन में जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, आम आदमी पार्टी के गुजरात के कार्यकर्ताओं को जहां कहीं भी जरूरत रहती है कानूनी रूप से, तो मैं उसमें निश्चित रूप से इन्वॉल्व होता हूं। कभी कभी ये होता है, जैसे हमारे एक जिला अध्यक्ष है जी। वो उनके दादाजी किसी जमीन पे, उनके दादाजी को सरकार ने सरकारी जमीन अलॉट किया कि भाई आप इस सरकारी जमीन पे किसानी करोगे और अपना परिवार चलाओगे आप अपना।
वो दादाजी अनपढ़ थे, गुजर गए। उसी जमीन पे किसानी करते करते उनका बेटा पैदा हुआ। उसी जमीन पे हमारे अभी के जो जिला अध्यक्ष है वो पैदा हुए। यानी कि उस सरकारी जमीन पे पिछले 50 साल से वो रह रहे हैं। वो जमीन 50 साल पहले दादाजी को मिली थी। दादाजी अनपढ़ थे, वहां बच्चे पैदा हुए, बच्चे के बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चे पैदा हुए, सब रह रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। सरकारी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में आज की तारीख में भी उनके दादाजी का नाम आ रहा है। लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी में जुड़ गए, जिला अध्यक्ष बन गए, तो उनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग का एफआईआर कर दिया बीजेपी ने। अगर वो आम आदमी पार्टी में नहीं जुड़ते तो वो अगले 100 साल रह लेते, किसी को दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी में आए, लैंड ग्रैबिंग का एफआईआर हो गया, तो उस केस में भी मैं गया था। तो इस तरीके से जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी के लोगों को परेशान करते हैं, या फिर समाज में भी कभी कभी होते हैं, बहुत बड़े गुंडे बदमाश होते हैं जिनके खिलाफ कोई लड़ता नहीं है, बोलता नहीं है, कोर्टों में भी नहीं जाता है, पुलिस भी डरते है, तो उस टाइप के गुंडे बदमाश के अगर केस होते हैं और मुझे कोई बताता है, तो मैं केस को देख के उसकी वो जो कंप्लेनेंट या वो जो विक्टिम है उसको मिल के बात करके समझ के अगर मुझे ठीक लगता है तो उस टाइप के केसों में भी मैं जाता हूँ। आपके ऑफिस कहाँ है और कहाँ से आप केसेस लेते हैं? ऑफिस तो नहीं है मेरा कोई, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो भी ऑफिस है वहाँ बैठ लेता हूँ, या मोबाइल से बात हो जाती है, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर हो जाता है, लैपटॉप रखता हूँ उसमें टाइपिंग कर लेता हूँ जी। तो ऑफिस का रिक्वायरमेंट है नहीं अभी जी। और क्योंकि मैं भी मतलब कोई एक जगह पे रहता नहीं हूँ, मैं हमेशा ट्रैवलिंग में रहता हूँ, तो ऑफिस का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। कभी इस जिले में कभी उस जिले में पार्टी के काम से घूमता रहता हूँ, तो मोबाइल से, लैपटॉप से, व्हाट्सएप से काम कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े आप, उसके पहले आप कायदा कथा करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या था सर और वो क्या रिजल्ट मिले थे आपको? नहीं, वो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी। मतलब उससे बहुत सपोर्ट मिला मुझे समाज के स्तर पे और राजनीति के स्तर पे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आज की तारीख में मुझे उस प्रोग्राम से मिला, क्योंकि उन दिनों में मैंने ताज़ा रिज़ाइन किया था सरकारी नौकरी से जी। और लगातार 6-7 साल में सरकारी नौकरी में रहा, फिर रिज़ाइन किया और फ्रेशली आया था, सामाजिक कामों में जुड़ा था। तो उस टाइम ये था कि मैंने ये सोचा कि बहुत से हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कानून को नहीं जानते हैं और उनको कानूनी प्रक्रिया नहीं पता है, कौन से काम के लिए कौन से ऑफिस में जाना है वो भी पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों न लोगों को ये बताया जाए कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके कानून क्या कहता है। तो गुजराती में शब्द है कायदा कथा, क्योंकि उस जैसे लोगों ने कथा शब्द सुना होता है क्योंकि वो हमारा एक कल्चर का पार्ट है, कथाएं लगती है, धार्मिक लोग जाते हैं, सुनते हैं वक्ता को, तो कथा, लेकिन ये कानून की कथा। तो उसमें बहुत रिस्पॉन्स मिला क्योंकि ये पहली बार था कि पब्लिकली ऐसा प्रयास किया गया जहां लोगों को कोई कानून बताने जा रहा था। जैसे छोटे छोटे से सवाल लोगों के मन में होते हैं जिसका कहीं पे कोई जवाब मिल नहीं रहा है। वैसे जवाब तो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जैसे कि मान लो पुलिस ने आपके ऊपर झूठी एफआईआर कर दी, आप क्या करोगे? पुलिस ने आपको गलत केस में पकड़ लिया, आप क्या करोगे? बेल कैसे मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना बोल दिया, आप क्या करोगे? आप बैंक में आप जाओगे, आपका पैसा कट गया, फ्रॉड हो गया आपके साथ, साइबर क्राइम हो गया, अब कहाँ जाओगे? पुलिस स्टेशन जाओगे, बोलेगा बैंक के पास जाओ, बैंक में जाओगे, बोला पुलिस के पास जाओ। तो एक आम आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ जाने का है। ऐसे कई सारे कानून है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में कोई रहता है तो साफ सफाई का प्रश्न है, या बिजली पानी की बात है, या रोड सड़कों का बात है, तो कहाँ जाए, किसको बोले? बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो गांव में पटवारी के पास जाते हैं, शहर में हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाते हैं। लेकिन मान लो कोई बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, वो 10वीं तक पहुंच गया पढ़ते पढ़ते, और फिर उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया, मम्मी ने अलग शादी कर ली, अब उसके फादर का नाम चेंज करना है, कैसे करेंगे? कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे सवाल है जिसका जवाब कहीं पे नहीं है। तो जब आप जवाब ढूंढने जाओगे तो या तो आपको एजेंट्स मिलेंगे, टाउट बोलते हैं, वो एजेंट मिलेंगे, बोलेंगे मुझे 5,000 दे दो मैं करवा दूंगा।
तो हजारों एजेंट ऐसे हैं जो गांव में घूम रहे हैं, जो पैसा लेके उल्टा सीधा काम करवा रहे हैं, गलत हो रहा है, पूरा सरकारी सिस्टम खराब हो रहा है। तो हमने सोचा कि ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है उसमें कानून क्या कहता है वो हम जनता को बताएंगे, और इसलिए एक बड़ा सा गैदरिंग रखते थे हम, सोशल मीडिया से उसका प्रमोशन करते थे, बताते थे लोगों को कि इस तारीख को यहाँ पे वक्ता आएंगे, वो आपको इन इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ट्रैफिक का कानून क्या कहता है, क्या कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों के बताना जब चालू किया तो लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे पार्टिसिपेट किया, और बहुत उसमें मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला, समर्थन मिला, और वो राजनीतिक रूप से भी उसका फायदा मुझे हुआ बाद में। तब मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन तब मैं ये जो काम करता था वो लोगों को पसंद आया, खास करके युवाओं को। युवाओं के मन में ये सवाल है कि गांव में पंचायत में करप्शन हो रहा है, लेकिन करे क्या? गांव की सड़कें खराब बन रही है, पटवारी टाइम पे नहीं आ रहा है, करे क्या? आरटीआई कैसे लिखे, किसको लिखे, लिखने के बाद क्या करे, जवाब नहीं देगा तो क्या करे, आधा जवाब देगा तो क्या करे, गांव में सरकारी बस नहीं आ रही है, क्या करे हम, आय प्रमाण पत्र बनवाना, इनकम सर्टिफिकेट क्या करे, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, क्या करे। तो कई सारे छोटे छोटे से सवाल है जिसका कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सरकारी कुछ लोगों ने, कुछ एजेंटों ने मिलके इस ये जो छोटी छोटी चीजों को लेके सवाल है उसको बड़ा बना दिया। इनकम सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र बनवाना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एजेंट ने और तहसीलदार ने मिलके ना इस सिस्टम को थोड़ा सा वो बना दिया है, तकलीफ वाला बना दिया। तो आदमी सोचेगा यार इतना बड़ा काम है, कैसे होगा, फिर वो 2-5 हज़ार खर्चा करेगा। तो हमने इन छोटी छोटी सारी चीजों को लेके इंटरनेट का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके, काफी सारे जो भी जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना चाहा सबको साथ लेके अवेयरनेस फैलाई। बहुत लोगों को पहली बार जीवन में कानून की जानकारी प्राप्त हुई, खुश हुए, और उन्होंने राजनीतिक रूप से मुझे समर्थन किया, और वहां से मेरा आगे बढ़ने का रास्ता खुला। कितने साल किया है सर ये 1-2 साल तक, मतलब 1-1.5 साल किया, और उसके बाद कोरोना आ गया, तो फिर तो कंटिन्यूस 2 साल लॉकडाउन रहा। तो लॉकडाउन में फिर मैंने एक वेबसाइट बनाया था गुजराती में, और उसमें मैं कानून के आर्टिकल लिखता था। तो वो वेबसाइट भी कोरोना में लोगों ने बहुत पढ़ी थी, और उसमें मैं हर रोज एक आर्टिकल डालता था छोटी छोटी चीजों को लेके, जो आम जिंदगी के साथ जुड़े हुए सवाल है, और जिसका कानूनी जवाब गुजराती में नहीं है। मान लो अंग्रेजी में सब चीजें हैं, हो सकता है हिंदी में भी होगी, गुजराती में जवाब नहीं है। तो वो वेबसाइट कोरोना के टाइम पे बहुत हिट हुई, उन लोगों ने बहुत पढ़ा उसको। फिर कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद मैं आम आदमी पार्टी में आ गया, और वो जो 2 साल काम किया, वो काम की जो प्यार जो था वो प्यार भी साथ में आ गया, वो लोग भी साथ में आम आदमी पार्टी में आ गए। जी जी। तो ये बहुत, मतलब ये एक अनोखा काम करके आप पार्टी में आए, ऐसा हुआ? क्योंकि जनरली अभी पॉलिटिक्स में एंट्री पता नहीं कैसे होती है, हमको तो नहीं पता, लेकिन आपने बहुत ग्राउंड वर्क किया पहले, और ग्राउंड वर्क करने के बाद आप इसमें आए। तो लगता है कि वो कंटिन्यू अभी कोई कर रहा है क्या? आपका जो काम था वो? मैं खुद ही कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं। जो एक तो मैं खुद कर रहा हूँ वो काम, कानून की जानकारी लगातार लोगों को मैं दे रहा हूँ, मैं खुद सक्रिय हूँ। जहाँ कहीं भी मेरा भाषण होता है, टीवी में बोलना होता है, या जनता से जब मिलता हूँ, लोग मुझे टेलीफोन करके कुछ पूछते हैं, तो मैं उनको आराम से डिटेल में चीजें बताता हूँ। नहीं, वो आप जो फॉर्मली करते थे, मेरे लोगों को बुला के सब लोग बैठे होते, फिर आप कथा कर रहे हो, उस तरह से कोई कंटिन्यू कर रहा है क्या? वो तो नहीं, वो नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि 2 चीजें हैं जी। कानून की आपको सबसे अच्छी जानकारी होना एक चीज है जी, लेकिन उसको जनता की भाषा में जनता को समझाना वो अलग बात है। आप सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर हो सकते हो जी, लेकिन आप 10,000 लोगों को एक बात बड़े आराम से, अच्छे तरीके से, कन्वीनियंट लैंग्वेज में, गुजराती में या चाहे किसी भी प्रादेशिक भाषा में जनता को जो लॉजिकल समझ में आ जाए, ऐसे बोल पाना अलग बात है जी। तो भगवान ने मुझे वो क्षमता दिया है कि मैं इतने अच्छे तरीके से बोल पाता हूँ कि लोग समझ पाए। कानून का वर्डिंग्स जो है वो थोड़ा हार्ड है, हर आदमी नहीं समझ सकता, तो उसको एग्जाम्पल से समझाओगे, लॉजिक से समझाओगे, इस तरीके से मैं करता था। अब किसी का मन होगा कोई करेगा। नहीं, हम लोग वकालत.com में स्कूलों में और कॉलेजेस में ऐसा कर रहे हैं, लगभग सारी लॉ कॉलेजेस के साथ टाइप किया है कि उनको जो भी
उनको लगे कि ये सब्जेक्ट पे हमको एक्सपर्ट चाहिए, तो हम लोग उस एक्सपर्ट उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और फिर वो लोग, और हमने कभी क्रिप्टो करेंसी पे पूरे सूरत में बेंगलोर से हमने एक्सपर्ट्स बुला के क्रिप्टो करेंसी पे एक प्रोग्राम किया था। Very good. लगभग 300 लॉयर्स सूरत के Very good. पार्टिसिपेट किया। तो उसमें आप कुछ हमको मतलब कुछ सजेशन दे सकते हैं क्या करना चाहिए? सजेशन तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो इतना मेरा कोई है नहीं। नहीं, आपका अनुभव जो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल अनुभव है उसमें, जो आपने लोगों के साथ 2 साल तक काम किया है, तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, किस चीज में ये स्टूडेंट को लेके बोल रहे हैं या जनता को लेके? नहीं, स्टूडेंट को, जनता को, जो भी मतलब ये जो नॉलेज देना है लॉ का, वो क्या मतलब किस तरह से दे सकते हैं अच्छी तरह से, जो आपने बताया कि आप एकदम अच्छी भाषा में आप दे सकते हैं जी। मतलब ऐसा आप बोलोगे कि सुनने वाले को समझ में आ जाए जी, तभी आपका बोलने का कोई मतलब है, वरना यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो है जी, सुन लेगा कोई, मुझे क्यों कोई सुनेगा भाई, मैं कौन सा महान हूँ। यूट्यूब पे हर चीज है, लेकिन किसी भी चीज को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। आजकल क्या होता है कि पढ़ाई सिर्फ इसलिए हो रही है कि मुझे डिग्री मिल जाए, डिग्री मिलने के बाद मैं अपने आगे पीछे एडवोकेट या जो कुछ भी डॉक्टर इधर उधर की चीजें लिखवा सकूं, इसलिए लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई का ना आपको खुद को कोई फायदा है, और ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में होने से ना समाज का कोई फायदा है। तो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप मास्टर डिग्री कर लो, पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो और फिर आपको 10 चीजों के समझ नहीं है, उस टाइप की डिग्री का क्या फायदा है। तो जैसे मैं एलएलबी किया हुआ हूँ, मेरा मास्टर डिग्री भी चालू है, तो मैं जब देखता हूँ तो पढ़ाई कैसे होती है कि बस आदमी आता है एग्जाम के दिन, एग्जाम देके भाग जाता है, बस वही पढ़ाई है। जब आप खुद ठीक से नहीं पढ़े हो तो आप किसी को क्या नॉलेज दोगे, आप क्या बताओगे किसी को। तो जिसको भी कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, स्टूडेंट की बात है, तो बहुत पढ़ो, बहुत दरिया है, कानून तो दरिया है, मतलब इतने पुराने सालों से चीजें चली आ रही। आप बहुत पढ़ाई करो, बहुत पढ़ो, हर चीज को हर एंगल से पढ़ो, एक चीज के 100 एंगल है इसमें। और वकील का तो काम ही वही है ना कि हर बार एक ही चीज को नए एंगल से बताए। कोर्ट में जब बोलते हैं तो एक ही चीज पे दोनों वकील बोल रहे हैं, इस साइड का वकील इधर अपना एंगल दे रहा है, उसी बात पे ये वकील अपना एंगल दे रहा है, तो वो एक कला है। ये मतलब डिग्री विग्री नहीं, ये कला है, आर्ट है एडवोकेसी। तो आप जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप गहराई में जाओगे, उतना अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे, और तब जाके आप लोगों को हेल्पफुल बन पाओगे। गौरव भाई, आप कांस्टेबल रहे, फिर रेवेन्यू में आप गए, फिर आप पॉलिटिक्स में आए, कायदा कता किया, वकालत कर रहे हैं। तो एक निदा फाजली का एक शेर है, बहुत आपने शायद सुना हो तो, कि दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम, दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम, थोड़ी बहुत तो जहन में नाराजगी रहे। आपके जहन में किस चीज की नाराजगी है? नहीं, नाराज, देखो, नाराज होने के 100 बहाने मिल जाएंगे जी। खुश होने का एक बहाना ढूंढना मुश्किल है जी। तो हम तो खुश रहते हैं, नाराज होने का बहाना क्यों ढूंढे? नहीं मतलब आप मतलब जो हिम्मत है, जो आप लड़ते हैं, जो संघर्ष है, वो किस चीज की नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है, ये पैशन है जी। नाराज होके अगर मैं कोई काम करूंगा जी, तो वो अल्टीमेटली रिवेंज में बदल नहीं जाएगा। पर आपने जैसे जूता मारा मंत्री को, तो वो पैशन था क्या? देखो, पैशन से मेरा कहने का मतलब ये वो है, सिस्टम से नाराजगी तो थी। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि नाराज होके अगर मैं कोई काम करूंगा जी, तो एंड ऑफ द डे मैं किसी से रिवेंज ले रहा हूँ, बदला ले रहा हूँ जी। मैं किसी से भी नाराज, सिस्टम से हो गया, मंत्री से हो गया, पार्टी से हो गया, आपसे, इससे हो गया, एंड ऑफ द डे मैं आपसे बदला ले रहा हूँ जी। कोई पॉजिटिव बात नहीं आ रही है, या कोई मतलब जो सकारात्मक बदलाव समाज में चाहिए वो नहीं आ रहा है अगर मैं नाराजगी से काम कर रहा हूँ। मेरा ये पैशन है कि हम जिस परिवार से, जिस लोकालिटी से, जिस गांव से, जिस समाज से, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, हमने वहां देखा कि बहुत हार्ड लाइफ है,
स्ट्रगलफुल लाइफ है। यहाँ पे बहुत असुविधाएं हैं, बहुत सी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। तो जब मुझे सारा संघर्ष करके कोई एक स्टेबल प्लेटफॉर्म मिला, स्टेबल स्टेज मिला लाइफ का, फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, मुझे मिल गया, अब दूसरों के लिए भी तो मिलना चाहिए ना। अब हम जिस गांव में पैदा हुए, मेरे जैसे करोड़ों युवा छोटे से गांव में पैदा होते हैं, मुश्किल से कुछ छोटा मोटा पढ़ाई पढ़ पाते हैं, कोई 10वीं तक, कोई 12वीं तक, कोई मुश्किल से कॉलेज तक पढ़ लेता है, फिर छोटी मोटी सरकारी नौकरियों में, फैक्ट्रियों में इधर उधर लग जाते हैं। वो एक डिग्निटीफुल लाइफ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते, ना वो दुनिया भर का नॉलेज ले पाते हैं, ना वो समाज के ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से बाहर आ सकते हैं। वो समाज की बनी बनाई व्यवस्था के बोझ के नीचे दबे रहते हैं और उस दबाव के चलते वो पूरा जीवन गुजार लेते हैं। मेरा चांस कहो या मेरी माँ का आशीर्वाद कहो, हमारा, मैं बाहर निकल गया उन सारी चीजों से। फिर मुझे लगा कि ठीक है ना, तो सबका ये अधिकार है बाहर आ जाए। आप एक संघर्ष भरे जीवन में, संघर्ष भरे परिवार में पैदा हुए हो तो वो बुरा नहीं है, लेकिन उससे बाहर तो आने का सबका अधिकार है। तो मेरा पैशन ये है कि जो लोग उन परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, उन जगह पे पैदा हुए हैं जहाँ पे रिसोर्सेस कम है, जहाँ पे नॉलेज कम है, जहाँ पे समाज का बोझ आदमी के सर पे ज्यादा पड़ा हुआ है, उन लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए, सामूहिक प्रयास क्या किया जाए, ऐसी क्या चीज की जाए जिससे समाज के स्तर पे बदलाव आए, लोगों को एक्सपोजर मिले, ईश्वर ने जिनको जो शक्ति दी है उस शक्ति के आधार पे काम करने का उनको चांस मिले। तो इस पैशन से मैं काम कर रहा हूँ। और उस पैशन में आपने बोला कि इसको जूता मार दिया, इसको गाली दे दिया, वो दे दिया, तो वो मतलब समय के हिसाब से जो समझ रही होगी उस समझ से वो काम हो गया, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ। पर वो कोइंसिडेंटल था कि वो थॉटफुल था? वो तो देखो, जिस दिन मैं जीवन में कोई अच्छा और बड़ा आदमी बनूंगा तो एक ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा और उसमें कुछ छोटे मोटे चैप्टर में ये बात डाल दूंगा। अभी उस चीज का बताने का भी क्या मतलब है? एक आम आदमी की जिंदगी, नहीं जी, आप बोल रहे हो कि एक आम आदमी ने क्या किया क्या नहीं किया वो जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कोई बड़ा आदमी बनता है ना, तब कोई पूछता है मगरमच्छ को इसने खिलाया नहीं खिलाया, सब चीजें फिर बाहर आती है। तो हमारी भी आ जाएगी बाहर उस दिन। अभी से क्या बताने का कि मगरमच्छ को पानी पिलाया नहीं पिलाया, वो जिस दिन कुछ बनेंगे उस दिन आएगी वो बात भी बाहर, कि सोच समझ के किया या बिना सोचे किया, जो भी किया जी। अभी तो अभी मेरा स्ट्रगल नहीं है, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना लाइफ में, लेकिन उसी आदमी के स्ट्रगल पे लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा, बताया जाएगा जो जीवन में ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा जी। तो अभी तो ऊपर आए नहीं है। नहीं, लेकिन आपने, सबने पेन सहन किया, लेकिन लेवल ऑफ पेन सबका अलग अलग है। हाँ, आपका लेवल ऑफ पेन ज्यादा, इसलिए आपकी बात सुनी जाती है और आपको सुनने के लिए लोगों को इंटरेस्ट होता है। नहीं, ज्यादा पेन सहन नहीं किया, ज्यादा होता तो मर गया होता पेन से। ज्यादा नहीं है पेन, सबने सहा, ऐसा मैंने सहा, लेकिन हो सकता है मेरे माँ ने, मेरे परिवार ने कुछ प्रार्थनाएं करी होगी, भगवान ने सुनी होगी, उनके आशीर्वाद से हम आगे आ गए। तो पेन तो सबका, वो हिंदी फिल्म में है ना भाई, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है जी। तो हम तो हमेशा ये ना सोचे कि मेरा बहुत ज्यादा है, हम ये सोचे मेरा ही सबसे कम है जी। किसी के पास दो हाथ नहीं है तो मैंने क्या पेन सहन कर लिया, मेरे पास तो पूरा अच्छा इतना शरीर है, सब है, दिमाग है, डिग्री है, तो अब तो पेन कुछ नहीं है जी, अच्छा करने का है समझ। अभी क्या सर, यही मतलब आपने इतना सारा किया, इतने टाइम में इतने सारे लोगों को हेल्प किया, और अब जैसे आप कायदे को इम्प्लीमेंट करने वाले थे, कानून को, और अब कानून बनाने वालों की जमात में अब आ गए आप, तो अब क्या करना चाहते हैं आगे? हमारे चाहने न चाहने से तो कुछ होता नहीं है जी। इस संघर्ष के रास्ते पे जो आएगा वो करते जाएंगे। अभी आम आदमी पार्टी में काम कर रहे, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी जो बताएगी वो काम करेंगे। समाज से जो बात निकल के आएगी उस बात पे हम काम करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और लक्ष्य ये है कि बदलाव होना चाहिए, राजनीतिक बदलाव। तो ये बात है ना कि आज एक्स नाम का आदमी मंत्री है, कल वाई बन जाएगा, तो वो बदलाव नहीं है। आज एक्स को जो लाइफ मिल रही है वही लाइफ कल अगर वाई को मिलने लग जाए तो वो बदलाव है। तो हम उस बदलाव की बात करें जहां आदमी नहीं, स्थिति बदले जी, आदमी की परिस्थिति बदले, तो उस बदलाव
का रास्ता बहुत लंबा रास्ता है, संघर्षमय रास्ता है, तो ईश्वर जो चाहेगा वो करते रहेंगे हम। मेरे सोचने से तो क्या है। नहीं, एक गोपाल भाई, एक पॉलिटिकल सवाल पूछना है कि जो अभी राहुल गांधी जो कर रहे हैं गुजरात में और अभी जो हो रहा है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या कहना है? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब जो यहाँ आके जो रैली करने वाले हैं या वापस कांग्रेस को रिवाइव करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो करें, वो तो उनकी पार्टी है, वो कुछ सोच के कर रहे होंगे जी। वो कुछ रिजल्ट सोच रहे होंगे कि ये करने से ये होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट सरकार हम लोग ही बनाएंगे, ये मतलब इंडिया गठबंधन बनाएगा। हाँ, तो आप लोग उसमें हो साथ? बिल्कुल हम है, और इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए, भारत जीतना चाहिए, तो वो उसके लिए हम करेंगे, सामूहिक कोशिश करेंगे, जनता को कन्विंस करेंगे और हराएंगे। जी, जो तानाशाही ताकतें उनको हराएंगे, अच्छे से हराएंगे। जी। सर, लास्ट सवाल ये पूछना है कि जो अभी नए जो 3 कानून, जो नए कुछ चेंजेस हुए कानूनों में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और यहाँ गुजरात में क्या परिस्थिति लग रही है आपको? देखो, बीजेपी और खास करके अमित शाह जी ने जो नए 3 कानून बनाए हैं, उस कानून में कानून की किताब का नाम बदलने की बात को अगर छोड़ दे तो कुछ नया नहीं है। ओके। सब पुरानी चीजें हैं जी। अगर आपको किताब का नाम ही बदलना है तो फिर उससे कोई कानूनी प्रक्रिया में बदलाव नहीं आएगा। ओके। जैसे कानून की जो किताब है, आईपीसी थी, पिनल कोड, अब उसको बदल के उसका नाम कर दिया भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता, जी। दंड शब्द को हटा के न्याय लिख दिया, इससे कैसे न्याय मिलेगा? जब दंड शब्द था तब भी न्याय नहीं मिलता था, तभी दंड भी नहीं होता था। तो न्याय लिख देने से ना न्याय मिलेगा, दंड लिखने से ना दंड मिलेगा। क्योंकि जब आपकी यानी कि सरकार की पुलिस एफआईआर ही नहीं लिखने वाली है, फिर न्याय लिखो, दंड लिखो, न्यायालय लिखो, जस्टिस लिखो, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है जब पुलिस वाला एफआईआर ही नहीं लिख रहा है। न्याय तो तब मिलेगा जब एफआईआर लिखी जाएगी। न्याय तब मिलेगा जब लिखी हुई एफआईआर की जांच ठीक से होगी, जो एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा, मजबूत चार्जशीट किया जाएगा, टाइम बाउंड मैनर में ट्रायल चलेगी, तब न्याय मिलेगा। किताब के पहले पन्ने पे अमित शाह ने नाम न्याय लिख दिया। अब पूरे बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई पहले दंड का प्रावधान था, अब न्याय का आ गया। अरे भाई, ऐसे न्याय लिख देने से न्याय मिल जाता तो मैं न्याय लिखा हुआ शर्ट पहन के घूमता बाजार में। तो 3 कानून जो बनाए गए वो जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अपने आप को महान बनाने के लिए बनाए गए। अब दूसरी चीज सुनिए, दो चार चीजें हैं इस नए कानून। अब बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं कि अंग्रेजों के समय के जो कानून थे उसको बदल दिए, कॉलोनियल कानून थे, सख्त कानून थे, और बोले कि अंग्रेजों का कल्चर नहीं चाहिए, भारत के कानून चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने कानून की किताब बदल दी। लेकिन आज की जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट तो अंग्रेज लाए थे। इस देश में कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं था। आप हटा दो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को और बिठा दो पंचायत, सरपंच को मुखिया बना दो, भाई सरपंच की सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये कह के जनता को मूर्ख नहीं बना सकते कि अंग्रेजों का कानून था, हटा दिया। पुलिस का सिस्टम कहां से आया? पुलिस का कानून, पुलिस एक्ट जो है, पुलिस एक्ट है वो 1882 का है। तो देश में आज भी 100 ऐसे कानून है जो अंग्रेजों के जमाने में बने हुए। सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, आज भी वो अंग्रेजों का बना है। वो आपने नहीं बदला उस किताब को, क्यों नहीं बदला? तो किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, अमित शाह ने बनाया, उससे कोई मतलब नहीं है। न्याय मिलेगा कि न्याय नहीं मिलेगा? नहीं, पुलिस को ज्यादा पावर मिल गया, ऐसा कुछ है? मैं तो ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, पुलिस को तो पावर दिया ही दिया है। मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ कि कानून किस लिए बने? अपराध को रोकने के लिए और पीड़ित को न्याय देने के लिए। क्या ये नए कानून इस बात की गारंटी देते हैं कि अपराध को रोक लेंगे और पीड़ितों को न्याय देंगे? अगर इस नए कानून से न्याय की और अपराध के रोकने की गारंटी नहीं है, फिर अमित शाह ने बनाया या अंग्रेजों ने बनाया, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम जो मर्जी बनाओ,
वो मैकॉले बनाए या अमित शाह बने, हमको तो दोनों सेम लगते हैं भाई। न्याय मिलने ही नहीं वाला है, चाहे वो अंग्रेज बना ले चाहे ये बना ले, हमको न्याय नहीं मिलने वाला है। फिर क्या फर्क पड़ता है किसने बनाया, क्या बनाया, क्या लिखा है, धारा 3 में क्या है, धारा 305 में क्या है। न्याय तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप ही की सरकार की पुलिस FIR ही लिखने नहीं वाली है। हम ढेरों ऐसे किस्सों को अखबारों में पढ़ते हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि पुलिस ने FIR नहीं लिखी, कहीं पे बलात्कार हो जाता है पुलिस FIR नहीं लिखती, कहीं पे लूट हो जाती है FIR नहीं लिखते। मोबाइल चोरी होना तो आम बात हो गई है। जूते चोरी, पहले के जमाने में जूते चोरी होते थे, उस तरीके से मोबाइल चोरी हो रहे हैं जूते की तरह। FIR कौन लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा है। जब आपका 50,000 का मोबाइल चोरी हो जाएगा और पुलिस FIR भी नहीं लिखेगी, फिर अमित शाह कहेगा कि अंग्रेजों का कानून हटा दिया है, देश का कानून आ गया, न्याय मिल। अरे कैसे न्याय मिलेगा? तुम पुलिस, तो पहले आपको पुलिस सुधार करना चाहिए था कि कैसे पुलिस बिहेव करेगी, विक्टिम के साथ कैसे बिहेव करेगी, अक्यूज के साथ कैसे बिहेव करेंगे, कंप्लेनेंट अगर कोई आएगा तो पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर पुलिस ने उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया तो पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन होगा, उस बात को पहले आप सोचते, पुलिस रिफॉर्म्स करते। आज जैसे ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया इंटरनेट का जमाना है, नए कानून में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को लेके कुछ प्रावधान डाले गए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को मान्यता प्राप्त है, ठीक है, लेकिन पुलिस के पास क्या टेक्नोलॉजी है? नहीं है। 100 साल पुराने पुलिस फोर्स है। पुलिस में हजारों ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, मैंने जॉब किया है, जिसको कोई सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता है। कानून में टेक्नोलॉजी डाल दिया, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट करने वाला, सेक्शन को इन्वोक करने वाला जो पुलिस वाला है, उसको तो आपने अपग्रेड नहीं किया। जज भी जो बैठे हैं तालुका कोर्टों में, जिला कोर्टों में, वो आज से 10, 20, 30, 40 साल पहले भर्ती हुए। 40 साल पहले इंटरनेट नहीं था, आज वो डिस्ट्रिक्ट जज है। अब उस डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप कानून की किताब लेके जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंसेस के बारे में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, IP लॉग लेके जाओगे, कॉल डिटेल लेके जाओगे, वो कैसे उनको समझा पाओगे कि लॉग क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होता है, किसके नाम से होस्टिंग हुआ, फॉरवर्डिंग कैसे, कहां से कहां हुआ, रूट क्या है, किसी कंटेंट का रूट क्या है, क्या कितना बताओगे आप उसको? तो कानून बदलने के नाम पे जनता से धोखा किया है और सब कैओस होगा इससे। अगले 20 साल तक जुडिशरी में, पुलिस स्टेशनों में जबरदस्त कैओस होगा, बड़ा हंगामा होगा, बड़े परेशानी आएगी, बहुत परेशान होंगे सब लोग, क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक केस को निपटाने में, खत्म करने में एवरेज 10 से 15 साल लगता है। तो जुलाई 2024 की पोजीशन में जितने भी केसेस कोर्ट में है वो और अगले 10 साल तक चलेंगे, जो पुराने कानून के हिसाब से चलते हैं। इन 10 सालों में नए कानून के हिसाब से FIR आएगी, चार्जशीट आएगा, वो अलग आएगा। जज, सरकारी वकील, डिफेंस का लॉयर, पुलिस वाले नए पुराने कानून में अगले 10 साल तक उलझे रहेंगे। क्या फायदा कर लिया अमित शाह ने? आपको अगर कानून में कोई करना है तो एक बड़ा सा अमेंडमेंट लाते, और बड़ा अमेंडमेंट लाके पूरी किताब को बदल देते, तो गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर पिछले 150 सालों में ये कानून नहीं बदला गया, जो अमित शाह ने जो कानून बदला, वो 150 सालों से रैंडम अमेंडमेंट हुए, उसमें स्टेट वाइज अमेंडमेंट हुए, भारत सरकार ने अमेंड किया, जरूरत के हिसाब से बदल दिए गए कानून। लेकिन अगर अमित शाह ने किसी मौके पे ये उचित समझा कि कानून को बदलने की जरूरत है, तो आप देश भर के हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन से कंसल्ट क्यों नहीं किए? गृह मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो चिट्ठी लिखता, देश भर के सारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है उनको लिखता कि आप अपना सजेशन भेजिए। अमित शाह से बेहतर कानून तो हाईकोर्ट का एडवोकेट जानता है। पिछले 40 साल से जो हाईकोर्ट में वकालत कर रहा है वो ज्यादा कानून जानता है या अमित शाह ज्यादा जानता है? तो आप कंसल्ट करते ना, देश में इतने राज्य है, इतने बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, तालुका बार एसोसिएशन है, आप पूरे देश के वकीलों से पूछते कि भैया हम कानून बदलना चाहते हैं, बताओ क्या क्या चीजों को ऐड किया जाए और क्या क्या चीजों को ओपिनियन तो 40,000 का लिया ऐसा। देश में सिर्फ 40,000 लोग हैं, और वो कौन है? आप ऑफिशियल लेते ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हर राज्य का बार स्टेट बार काउंसिल है,
गुजरात का स्टेट बार काउंसिल है, उसके मेंबर है, और हर राज्य की हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन है। तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल सबसे बड़ी दो पावरफुल संस्था है। उनसे आप पूछते ना कि क्या चीजें इसमें जोड़े और क्या चीजें इसमें हटाए, जिससे कि बेहतर भारत, बेहतर जुडिशियल सिस्टम, बेहतर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाए। अमित शाह ने नहीं पूछा किसी से, और अब बोल रहे हम न्याय देंगे। क्यों? अरे तुम कौन होते हो न्याय देने वाले भाई? तुम पूछते वकीलों से। वकील, मुझे ये बताओ, 40 साल से एडवोकेसी कर रहा है जो वकालत, उसको पता होगा ना कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रहा है। उनसे नहीं पूछा। तो ठीक है, अब उन्होंने बनाया, हम क्या करें? हमारी सरकार बनेगी तो करेंगे ठीक इनको। थैंक यू गोपाल भाई, आप आए। थैंक यू। और पॉलिटिक्स के सिवाय वकालत पे इतनी सारी बात शायद हमारे साथ ही की होगी आपने। थैंक यू सर। और आप फ्यूचर में कायदा मंत्री बने, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। हाजिर हो